हेलो स्टूडेंट्स। तो आज वाले लेक्चर अपन शुरू करते हैं नया चैप्टर ग्रेविटेशन। ठीक है, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स अपन खत्म कर चुके हैं बेटा और नया चैप्टर आ गया है ग्रेविटेशन। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आप इसको विजुअलाइज कर पाओगे, मीन्स फील कर पाओगे आसानी से चैप्टर को। हर एक क्वेश्चन इसका आपको ध्यान से देखना है। इसका कुछ पार्ट मैं 12th में कवर करूंगा। ठीक है, थोड़ा सा लास्ट वाला पार्ट जो ग्रेविटेशन का है अपन 12th में कवर करेंगे। मीन्स ऑलमोस्ट अपन यहाँ पे जो है अगर देखा जाए बच्चों तो जो ग्रेविटेशन जो है ना, इसका चैप्टर का नाम जो अपना ग्रेविटेशन है इसका अपन 70% ऑलमोस्ट 11th में कवर कर लेंगे। ठीक है, और इसका जो 30% पार्ट है 30 to 40% वो 12th में कवर होगा। ठीक है, यहाँ थोड़ा और 60-70 मान सकते हो और इधर 30-40% 40-30 ये इसका पार्ट रहेगा। ठीक है ना, अभी बेसिक में बता देता हूँ क्योंकि एनसीईआरटी में बेसिकली बच्चों 11th में दिया है। एनसीईआरटी में तो 11th में दिया होता है, बट जो एक्चुअल चैप्टर पढ़ना चाहिए वो 12th में, क्योंकि जो 12th में अपन एक चैप्टर पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके बाद ये बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, बट फिर भी अपन कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट इसके यहाँ पे समझ लेते हैं ताकि आपका जो एनुअल एग्जाम हो उसमें भी आपको हेल्प मिले और साथ में क्वेश्चंस अगर आपको ग्रेविटेशन से रिलेटेड कुछ भी मिले तो आप उनको सोल्व कर पाओ। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बेटा। ये आ गया आपका चैप्टर का नाम ग्रेविटेशन, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो चैप्टर का नाम लगा लीजिए ग्रेविटेशन। नेक्स्ट चैप्टर है अपना। ठीक है, तो ग्रेविटेशन की शुरुआत करते हैं बच्चों। तो चैप्टर का नाम लगा लो पहले, सबसे पहले तो ग्रेविटेशन। अब इसमें क्या क्या टर्म पढ़ेंगे अपन। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में आप लोगों को पता होगा बेटा। न्यूटन्स लॉ में मैंने फंडामेंटल फोर्सेस बताए थे आपको, उसमें एक फोर्स आया था ग्रेविटेशनल फोर्स। और भी फोर्स क्या क्या आए थे जरा सोचो जरा फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में। तो ये आ गया देखो आपका द बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ नेचर आर। तो नेचर में जो फंडामेंटल फोर्स है वो कौन कौन से होते हैं? ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर और वीक न्यूक्लियर। जो न्यूक्लियर फोर्स होते हैं ना बेटा, जैसे मैंने वहां आप लोगों को लिखा होगा क्या, वहां आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो वीक फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स एंड वीक फोर्स। सॉरी, यहां पे ऐसा भी लिख सकते हो आप चाहो तो न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक फोर्स, ऐसा मैंने वहां दिया होगा। इनको वीक फोर्स, ये इस टाइप से मैंने 4 नाम बताऊंगा आपको, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, न्यूक्लियर एंड वीक फोर्स। तो अभी अपन जो पढ़ने वाले हैं बेटा, यहाँ अपन पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है ये इस चैप्टर में अपन पढ़ने वाले हैं बच्चों। ठीक है, ये 4 नाम लिखे होंगे तो आप ये 4 नाम लिख सकते हो। बाकी ये अपन 12th में पढ़ेंगे, ये भी 12th में, ये सारी कहानी अपन 12th में पढ़ेंगे। बेसिक मैंने वहां आपको बता चुका था कि क्या क्या है, किस टाइप से फोर्सेस लगते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपन ग्रेविटेशनल फोर्स की बेटा। ठीक है, अब ग्रेविटेशनल फोर्स आप लोगों ने, वैसे तो आपको पता है mg लगता है, तो जरा देखते हैं किस टाइप से ऑब्जेक्ट्स पे काम करता है। तो ये नोट लगा के लिख लेना, ये बार बार ये ग्रेविटेशन लिखने की जरूरत नहीं है, चैप्टर का नाम ऊपर चलेगा हर स्लाइड में, तो ग्रेविटेशन नाम लिखने की आपको बार बार जरूरत नहीं है। तो आपको ये लिखना है बस द बेसिक फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर आर दिस चारों लिख लेना है। ठीक है ना, 1 2 3 4 चाहो तो नंबरिंग लगा के भी लिख सकते हो 1 2 3 4। अपन केवल ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखो। ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है देखो, यहाँ पे एक इमेज के थ्रू बता रहा हूं। ये जो है प्लैनेट्स वगैरह है, यहाँ पे जैसे सन है या फिर दूसरा प्लैनेट, सन और अर्थ मान लो, अर्थ और मून, इन प्लैनेट्स के बीच में जो फोर्स आते हैं इसको अपन ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। बेसिकली जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो 2 मासेस के बीच में लगता है। ठीक है, यहाँ अगला डायग्राम देख रहे होंगे आप, लिखा है इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी 2 बॉडीज ड्यू टू देयर मास। ये जो फोर्स लगता है ना किसके कारण आता है बेटा? मास के कारण। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखो। यहाँ पे मान लो ये अर्थ है, ये मैंने बना दी बेटा क्या, अर्थ। अब अर्थ से ये तो आ गया अपना अर्थ। अब कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लो ये 2 ऑब्जेक्ट है, तो ये अर्थ के पास में गिरते हैं क्या इस टाइप से? ये क्यों गिरते हैं बेटा? क्योंकि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स है, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या होता है, इनको अट्रैक्ट कर रहा होता है बेटा। ठीक है, अब ये इस टाइप का डायग्राम यहाँ अर्थ बना लेना या एक ऑब्जेक्ट बना लेना आपको। ठीक है, अब ये जो ऑब्जेक्ट नीचे गिरते हैं ना बेटा, ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि कौन सा ऑब्जेक्ट हैवी है और कौन सा ऑब्जेक्ट लाइट है। देखो दोनों एक साथ गिर रहे हैं यहाँ पे, दोनों अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ से दोनों को रिलीज किया। आप प्रैक्टिकली खुद भी कर सकते हो, बट ध्यान रखना वैक्यूम होना चाहिए बेटा। अगर 2 ऑब्जेक्ट को आप गिराओगे तो दोनों एक साथ गिरने वाले हैं। ठीक है बच्चे, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो बॉडीज है, ये 2 बॉडीज को रिलीज किया है, ऑब्जेक्ट कुछ भी बोल दो। ये नीचे क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इन पे एक फोर्स आ रहा है mg नीचे की डायरेक्शन में। ये जो फोर्स है ना, ये एरो जो बता रहा है, ये एरो किसको बता रहा है बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स को। ये जो एरो है यहाँ पे
ये एरो किसको बता रहा है? ये ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उन बॉडीज पे, और उन्हीं ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये बॉडीज किधर जा रही है बच्चे? नीचे के डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, तो कहानी आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब ये जो है ये मूविंग तो आप बना नहीं सकते, तो कहीं भी जो है एक पोजीशन उनको दे देना। इस टाइप से आप लोग डायग्राम बना सकते हो बेटा। यहाँ पे अर्थ आपने लोगों ने बना ली यहाँ पे, और इधर ग्रेविटेशनल फोर्स बना दिया नीचे के डायरेक्शन में। अर्थ को भी लगता है, पर अर्थ का मास ज्यादा होता है तो अर्थ तो ऊपर जाएगी नहीं, अर्थ रेस्ट में रहती है। क्यों? क्योंकि अर्थ का जो है मास, ये ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में जो बॉडी है ना, इसके कंपैरिजन में अर्थ का मास बहुत ज्यादा होता है, तो अर्थ तो ऑलमोस्ट रेस्ट में रहती है। बट फोर्स दोनों पे लगता है इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। अभी फोर्स कितना लगता है, क्या लगता है, वो सारी कहानी भी अभी अपने पास आगे आ जाएगी। ठीक है बेटा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स आ गया। देखो ये जो एरो है नीचे क्या बता रहा है? ये ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं जरा। ये पूरा सारी कहानी लिख लेना आप लोगों को बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। ठीक है, अब कितना क्या लगता है सारी कैलकुलेशन समझते हैं आगे। तो ये देखो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, हेडिंग लिख लेना आप, क्या? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, देखो इसके बारे में समझ लेते हैं। मान लो एक मास है m1, जिसे अर्थ हो सकता है या कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो ये a जो है m1 क्या आ गया? मास ऑफ बॉडी है। ये m1 जो है a बॉडी है, कोई भी एक बॉडी है जिसका मास मैंने m1 मान लिया a। ठीक है, आप भी इसी टाइप से डायग्राम बनाना। जैसे जैसे यहाँ बनता जा रहा है ना, आप उस प्रोसेस को ध्यान रखना लास्ट में जब डायग्राम बनाओ। m2 क्या हो गया? m2 जो है मास ऑफ बॉडी b, दो बॉडी है a एंड b, दोनों का मास आ गया अपना m1 एंड m2। नेक्स्ट, दोनों के बीच का सेपरेशन बेटा कितना हो गया? दोनों के बीच का सेपरेशन आप लोग देख पा रहे होंगे कितना है? r। तो अभी मैं यहाँ लिखूंगा r क्या है, या फिर आपको समझ लेना है r क्या है बेटा? ये सेपरेशन बिटवीन a एंड b, और m1 m2 क्या है? दोनों के मास हो गए। अब ये दोनों पे ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये जो F फोर्स लगाया ना मैंने, ये दोनों बॉडीज क्या कर रही है? एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है बेटा, और वो जो फोर्स है वो कितना है? F। तो ये जो फोर्स होता है, ये जो फोर्स है बेटा, ये फोर्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2। मतलब जितने ज्यादा हेवी मास होंगे ना, उतना ज्यादा ये फोर्स आने वाला है। ठीक है, मान लो एक सिचुएशन में अपने पास जो मास दिया, एक 1 kg का और दूसरा 2 kg का। 1 kg और 2 kg के बीच का जो फोर्स होगा, और एक है 100 kg और 200 kg, 100 एंड 200 के बीच में ज्यादा फोर्स आएगा अगर दोनों को इक्वल इक्वल सेपरेशन पे रखा जाए तो। ठीक है, जिसे मैं बताता हूँ क्या। देखो बच्चे, अगर मान लो ये वाला ब्लॉक और ये वाला ब्लॉक, ये दोनों अगर ये 1 kg है और ये 2 kg है, इन दोनों के बीच में कोई ना कोई फोर्स आएगा। और मैं यहाँ दूसरा ले रहा हूँ, ये है अपना 300 kg और ये है अपना 100 kg। ठीक है, तो ये वाला फोर्स ऑब्वियसली, ये वाला फोर्स अगर F1 मान लिया दोनों पे, तो ये जो F2 फोर्स है, F2 फोर्स जो होगा वो F1 से स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि इन दोनों के मास का मल्टीप्लिकेशन ज्यादा है। ठीक है, तो ये फॉर्मेट समझ आना चाहिए। जो फोर्स होगा वो दोनों जो ऑब्जेक्ट है उन ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड करता है बेटा। क्लियर है? तो ये तो लिखना नहीं है आपको, ऐसा लिख लेना है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2। और ये जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी उतना फोर्स कम लगने वाला है। ये फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना कम फोर्स लगने वाला है। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ना, जैसे अर्थ जो है अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे फोर्स लगा रही है, तो जो ऊपर वाले ऑब्जेक्ट्स होंगे उन पे फोर्स कम आने वाला है। ठीक है बच्चे, तो यहां तक की कहानी आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट, ये दोनों को कंबाइन कर लिया तो प्रोपोर्शनलिटी ऐसे। नेक्स्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस। जो ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा दो मास के बीच में, वो क्या होता है बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मास। दो चीजों पे डिपेंड करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, ये प्रोडक्ट आ गया, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ये वाला आ गया। क्या नेक्स्ट आगे बढ़ाऊंगा बेटा, तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटेगा, प्रोपोर्शनलिटी हटेगी तो एक कांस्टेंट आ जाता है जिसका नाम होता है जी। जी को बोला जाता है क्या? जी इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका वैल्यू अगर आप लोग लिखना चाहो बच्चे, अगर जी का वैल्यू लिखना चाहो, अच्छा यहां से वो गायब हो गया, m1 m2 लिख लेना, ठीक है ना। यहां था ना m1 m2 क्या है? ए और बी का जो मास है। ठीक है, ये जो जी है ना बेटा, ये कांस्टेंट है, इसका वैल्यू जो होता है वो होता है, ये जी का जो वैल्यू होता है बेटा, ये होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, ये एसआई में वैल्यू है। अब जी का यूनिट एंड डायमेंशन क्या आप लोग खुद से कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहां से जी क्या लिख सकता हूं बेटा मैं? F r²/m1 m2। तो ये आंसर आ गया मेरे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg²। ठीक है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू है बेटा। जब भी क्वेश्चन में आएगा तो आप लोगों को याद होना चाहिए 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है बेटा, लिख लेना आप ये लोग
चाहो तो इसका यूनिट भी निकाल लेना, यूनिट तो निकाल ही लिया मैंने, कैलकुलेट कर लिया, डायमेंशन कैलकुलेट कर लेना। तो यहाँ जो मैंने जी का वैल्यू नहीं लिखा था तो ये मैं लिख दिया, तो आप लोग ऐड कर लेना, ठीक है बेटा। तो स्लाइड नोट करो जल्दी से, नोट्स बनाते हुए चलने बेटा, साथ के साथ नोट्स बनाने हैं आप लोगों को। मैं स्लाइड नहीं देने वाला हूँ, पहले बता रहा हूँ, ये स्लाइड पीपीटी मैं नहीं दूंगा आपको, यहीं से नोट्स बनाने हैं खुद के, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, नोट्स वीडियो पोस्ट करके बनाते चलना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। अब ये इन फोर्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लेते हैं, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो पहला प्रॉपर्टी देखो जरा क्या है, पढ़ो जल्दी से, फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी पढ़ो जल्दी से, आसान है। तो क्या देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज फॉर्म एन एक्शन रिएक्शन पेयर, फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट इन मैग्नीट्यूड एंड, ठीक है, सारी कहानी बताया आपको। क्या ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे जो लगेगा बच्चे, ये एक्शन रिएक्शन पेयर होता है, मतलब मैग्नीट्यूड में सेम होगा और डायरेक्शन में अपोजिट होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है देखो बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ मीडियम, मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगा, चाहे दो मास को मैं पानी में डाल दूं, दो मास को पेट्रोल में डाल दूं, केरोसिन में डाल दूं, सब में हर एक केस में फोर्स जो है वो सेम सेम आने वाला है, ठीक है बच्चे। जैसे मैं यहां आप चाहो तो एग्जांपल लिख लेना, जो मैं एग्जांपल लिखता हूं ना वो साथ साथ लिखना बेटा आपको, क्योंकि मैं जैसे क्रॉस करूंगा वो सब गायब हो जाएगा। एक मास पे इधर अगर फोर्स लग रहा है ना, तो दूसरे मास पे फोर्स इधर आने वाला है, ये M1 ये M2, ठीक है ना। तो अगर आप लोग देख पा रहे होंगे ये जो फोर्स आ रहा है बेटा, ये मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है और डायरेक्शन में अपोजिट है। जैसा पहला पॉइंट लिखा ना मैंने, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज, एक्शन रिएक्शन जो पेयर होंगे ये इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन इनका अपोजिट होगा। तो ये इस टाइप का डायग्राम बना सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। और मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगा, मतलब पानी में भी उतना ही फोर्स आएगा जितना केरोसिन में आएगा दो ऑब्जेक्ट पे, ठीक है बेटा। इसीलिए इसको बोला जाता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वैक्यूम, जैसे वैक्यूम वगैरह से कोई फर्क, जैसे लाइट की स्पीड होती है ना बेटा, लाइट की स्पीड वैक्यूम में ज्यादा होती है, मीडियम में जाने पे कम हो जाती है, वैसा यहाँ कोई इफेक्ट नहीं आने वाला, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वो गायब हो गया एग्जांपल, इसलिए मैं बोल रहा हूँ वो एग्जांपल लिख लेना आप लोग, ठीक है बेटा। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन, ये तो आ गया। नेक्स्ट क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेग्लिजिबल इन केस ऑफ लाइटर बॉडीज, मतलब हल्के ऑब्जेक्ट होंगे ना, तो हल्के ऑब्जेक्ट के केस में ग्रेविटेशनल फोर्स नेग्लिजिबल होता है बच्चे, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेग्लिजिबल इन केस ऑफ लाइटर बॉडीज, हल्के ऑब्जेक्ट होंगे तो इनमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स ये होता है कम, इसलिए इसी को वीकेस्ट फोर्स बोला जाता है, आगे आ जाएगा अभी। इट इज मास डिपेंडेंट, मास पे डिपेंड करेगा और चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगा। ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर का होगा, मतलब दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में अट्रैक्शन होता है, कभी रिपल्शन नहीं होता। आपने देखा होगा अर्थ क्या कर रही है बेटा, हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी साइड में अट्रैक्ट कर रही है। क्या अर्थ जो है हर एक ऑब्जेक्ट को अपने साइड में अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट एक और जो है मैंने अभी लिखा था ना, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अप्रिशिएबल इन केस ऑफ मासिव बॉडीज, मतलब अगर ऑब्जेक्ट बड़े बड़े मास वाले हैं ना, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अप्रिशिएबल आ जाता है, मतलब कुछ न कुछ सिग्निफिकेंट वैल्यू आएगी। और इसको वीकेस्ट फोर्स बोला जाता है। जितने भी फोर्स हैं सभी फोर्स को अपन ने कंपेयर किया था न्यूटन्स लॉ में, आपको पता होगा ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है यही वीकेस्ट फोर्स है। तो इट इज द वीकेस्ट फोर्स अमंग ऑल द फोर्सेस हैज द लॉन्गेस्ट रेंज, ठीक है। लॉन्गेस्ट रेंज वाले, इसको लॉन्ग रेंज फोर्स भी बोला जाता है, ठीक है। अगला क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव क्या होता है, सारा अपन वर्क पावर एनर्जी में पढ़े हुए। तो स्लाइड को ऐसे नोट करना, ठीक है, वो शुरुआत नीचे से हुआ पर आप नोट ऐसे करना, ठीक है ना। जैसे पिछली स्लाइड थी ना, उसके बाद में ये वाला पॉइंट लगाना, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट और सारे पॉइंट, जैसा आप लोगों को पता होगा। हाँ ये था ना, ये 3 पॉइंट हो गए, 1 2 3। पहला इक्वल अपोजिट वाला, नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा और कम होगा। उसके बाद ये वाला पॉइंट लिखना है, फिर ये फिर ये फिर ये, और ये सारे पॉइंट्स जो है अपने पास ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रॉपर्टीज हो गई। नेक्स्ट समझते हैं जरा, क्वेश्चन आ गया है बेटा। क्वेश्चन बड़ा आसान सा क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे बेटा, क्या है देखो क्वेश्चन। अब देखो अपने पास जितने भी क्वेश्चन है, एक सिंगल फॉर्मूला लगेगा, बस एक सिंगल फॉर्मूला लगेगा हर एक क्वेश्चन में, ध्यान रखना बेटा। जितने भी न्यूमेरिकल यहाँ करेंगे ना, अपना हर एक क्वेश्चन में अपना एक सिंगल फॉर्मूला लगने वाला है, F इक्वल टू जी M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। अच्छा बेटा हो सकता है अगर आप बुक्स में ये फॉर्मूला पढ़ो कहीं पे, तो ये फॉर्मूले में बुक्स में अगर आप देखोगे तो यहाँ माइनस लिखा होता है, माइनस जी M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। ये माइनस केवल ये डिनोट करता है, नेगेटिव साइन का मतलब ये होता है बच्चे, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स अट्रैक्शन नेचर, ठीक है। अभी आपको बताया ना ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव नेचर का होता है, तो ये नेगेटिव साइन किसको रिप्रेजेंट करता है, अट्रैक्टिव नेचर का। बाकी अपन में से माइनस से कोई मतलब नहीं है, वो माइनस प्लस तो अपन फोर्स की डायरेक्शन बता ही देंगे बेटा, है ना।
माइनस का मतलब अट्रैक्शन, प्लस का मतलब रिपल्शन। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्शन होता है, तो यहाँ माइनस आ गया। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों ने समझ लिया होगा, फॉर्मूला मैंने बता दिया, तो अब तो आप लोग सोल्व करके दे दो यार क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है बेटा, देखो, टू स्फेरिकल बॉल ऑफ मास, एक का मास 10 kg है और टू स्फेरिकल बॉल्स ऑफ मास 10 kg, दोनों ही बॉल का मास 10 kg मान लेना है आपको, एंड दोनों के बीच का 100 मीटर डिस्टेंस पे रखा हुआ है। 10 kg आप समझते हो ना बच्चे कितना होता है, 10 kg उठा के देखना पसीने आ जाएंगे। 1 kg बहुत भारी होता है, 1 kg जैसे आप लेने जाते हो ना आलू टमाटर भिंडी गोभी, 1 kg कितना सारा होता है, 10 kg। ये 10 kg की दो बॉल है और दोनों 100 मीटर का सेपरेशन पे रखे हैं, तो दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना आएगा ये आपको पता करके बताना है। तो यहाँ पे एक बॉल है, ये 10 kg का आ गया, और ये दूसरा बॉल है बच्चे, ये भी अपना 10 kg का आ गया, और दोनों बॉल के बीच में जो फोर्स आएगा वो F का कैलकुलेशन करना है मुझे। तो F क्या होगा बेटा, Gm1 m2 अपॉन r²। G का वैल्यू बताया मैंने अभी 6.67 into 10 to the power -11 into 10 अपॉन 100 स्क्वायर, ये आ गया बेटा। तो यहां से अगर मैं फोर्स की कैलकुलेशन करता हूं तो कितना आ रहा है, ये 6.67 into 10 पावर, ये 4 पावर हटाना है तो 2 तो यहां से गया, 2 यहां से, तो -9 न्यूटन। अब इस फोर्स को अगर आप लोग बेटा देखोगे ना तो ये बहुत कम फोर्स है, मतलब कुल मिला के ये कैलकुलेशन मैं इसलिए कर रहा हूं, क्वेश्चन बड़ा आसान सा है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि फोर्स देखो कितना कमजोर है। कितना जीरो लगाओगे, 0 0 लगाते रहो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ऐसा कुछ आएगा यार, 0 0 देख लेना बापू है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ज्यादा लगा दिया मैंने, ठीक है, चलो कोई नहीं, 3 6 8 ऐसा आएगा क्या, 3 हाँ ये इस टाइप। अब अगर आप देखोगे ना तो ये कितना कमजोर फोर्स है बेटा दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में। जो दो बॉल है, दोनों बॉल 10, जो दोनों बॉल से दोनों का मास 10 kg है, तो उन 10 kg की बॉल के बीच में जो फोर्स आ रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये बहुत छोटा 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 1 न्यूटन फोर्स भी नहीं है। ठीक है, अगर मान लो अपने पास में 1 ग्राम का ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, या 1 kg का ऑब्जेक्ट मान लो, 1 kg का ऑब्जेक्ट पर अर्थ कितना फोर्स लगाती है, 10 न्यूटन का फोर्स लगाती है क्या, अर्थ का मास तो बहुत ज्यादा है क्या, इसलिए वो 10 न्यूटन का सिग्निफिकेंट फोर्स लगा पा रही है 1 kg के ऑब्जेक्ट। बट इन दोनों फोर्स के बीच में जो है, फाइंड दी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, इन दोनों बॉल के बीच का जो फोर्स आ रहा है बच्चे अपने पास में, वो बिल्कुल कम क्यों आ रहा है, क्योंकि ये 10-10 kg की है, पर देखने में तो बहुत भारी लग रही है ना 10 kg। ठीक है बच्चे, तो कहानी समझ आई होगी, आंसर नोट कर लेना, ये आंसर है, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको फील करा रहा हूं कि कितना वीक फोर्स है। अपन ने वीकेस्ट नाम दिया ना इसको, तो वीकेस्ट फोर्स क्यों नाम दिया, इसीलिए, ठीक है ना बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स वीकेस्ट है। बट अगर मास ही इतने ज्यादा हो जाए ना तो फिर वो फोर्स सिग्निफिकेंट हो जाता है बच्चे। क्लियर है, तो पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन आई थिंक आप सब लोगों ने लिख लिया होगा। मैंने मूव करता हूं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा बेटा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन की कहानी। तो इसको गायब करते हैं सॉल्यूशन को, वीडियो पॉज करके सॉल्यूशन लिख लोगे आप लोग, गायब। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे, पढ़ लो जल्दी से बेटा। टू पार्टिकल्स ऑफ मास 1 kg एंड 2 kg, दो पार्टिकल है, एक का मास 1 kg मान लिया, जिसे क्वेश्चन में आप लोग देख पा रहे होंगे। हाँ, 2 पार्टिकल्स, एक का मास 1 kg, एक का मास 2 kg, हल्के हल्के हैं बेचारे। आप प्लेस्ड एट सेपरेशन ऑफ 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखें, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है बच्चे, 50 सेंटीमीटर। Assuming that the only force acting on the particles are their mutual gravitational, दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है ना वो आपको केवल म्यूचुअल मतलब एक दूसरे के कारण जो फोर्स आ रहा है वो ग्रेविटेशनल ही कंसीडर करना है, इसके अलावा और कुछ कंसीडर नहीं करना। फाइंड इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ हैवी ऑब्जेक्ट, इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द हैवियर पार्टिकल। अब हैवी पार्टिकल कौन सा है इन दोनों में से, इन दोनों में से हैवी पार्टिकल कौन सा है, क्या आप लोग नहीं पहचान पाओगे? अरे 2 kg वाला हैवी है, 1 kg वाला लाइट है, लाइट बोले तो हल्का, हैवी बोले तो भारी, तो भारी हो गया अपने पास ये, इस वाले का एक्सेलरेशन चाहिए, तो पहले तो दोनों पे फोर्स पता कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, देखो फोर्स दोनों पे, दोनों ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स आएगा बेटा कितना आएगा। चलो आप लोग वीडियो पॉज करके खुद से सोल्व करो ना यार,
वीडियो पॉज करो और खुद से सोल्व करो। देखो क्या होगा बच्चे, ये आ गया अपने पास 1 kg, ये आ गया अपने पास 2 kg। अब इस पे फोर्स इधर आएगा, इस पे भी फोर्स इधर आया, F। तो ये पहले फोर्स निकाल लेता हूँ, Gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो फोर्स जो आ गया 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 1 इंटू 2 अपॉन ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है बेटा सेंटीमीटर वाली डिस्टेंस को मीटर में कन्वर्ट करो आप। तो सेंटीमीटर को आपने मीटर में कन्वर्ट किया तो 100 का डिवाइड कर दिया इंटू स्क्वायर अपॉन डिवाइड में स्क्वायर कर देना। तो ये जो फोर्स आ रहा है ना बच्चे, ये आया अपने पास 6.67 10⁻11 इंटू 2, ठीक है। ये 1 तो भाग जाएगा, यहाँ 1/2 बचेगा, 1/2 इंटू 1/2। तो मल्टीप्लाई होगी, कितना हो गया 2 इंटू 2 4 और 2 8। तो फोर्स जो आ रहा है ना अपने पास, ये आ रहा है 8 इंटू 6.67। तो 8 इंटू 6.67 करूँगा ना मैं, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट ये आ रहा है 49 के अप्रोक्स, ठीक है। एक मिनट रुको, एग्जैक्ट कैलकुलेट करता हूँ। 8 इंटू 6.67 ये आ रहा है 53.36 इंटू 10⁻11 न्यूटन। अब मैं F बराबर m में लगा लूँ क्या बच्चे, तो F कितना है 53.36 इंटू 10⁻11। हैवी वाला ऑब्जेक्ट का मास कितना है बेटा 2 इंटू इसका एक्सेलरेशन, तो इसका एक्सेलरेशन 2 से और डिवाइड कर दो यहाँ पे, तो आ गया कितना बेटा 26 डिवाइड करो जल्दी से, यार है 26.68 इंटू 10⁻11 मीटर पर सेकंड। मतलब ये आंसर भी बहुत छोटा है। मतलब कुल मिला के यहाँ से बताना चाह रहे हैं कि ये जो मास है, ये दोनों मास को ऐसे पास रखने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। ये बहुत स्लो चल रहा है। 10⁻11 का मतलब कितना होता है पता है ना आपको, 0.00000000 लगाते जाना, फिर कभी जाके 26 आएगा, ठीक है। तो ये इस टाइप का आंसर है बच्चे। अपना नोट करो जल्दी से, कहानी नोट कर लो बेटा, कहानी नोट कर लीजिए जल्दी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं, फिर पहले यहां तक की कहानी नोट करो। नोट करो बेटा जल्दी यहां तक की कहानी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं, वीडियो पॉज करके लिखना। ये आ गया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व करो जल्दी से बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करिए, वीडियो पॉज कर लो, क्वेश्चन लिखो और सॉल्व करो जल्दी से फटाफट। चलो नोट किया, सोल्व किया, चेक करें जरा। देखो क्या है क्वेश्चन, 2 solid sphere of same size, क्या है देखो, 2 solid sphere of same size of metal are placed in contact by touching each other। दोनों देखो एक दूसरे को कैसे टच कर रहे हैं बच्चे, देखना जरा। ये आया एक सॉलिड स्फीयर, ये आया दूसरा सॉलिड स्फीयर, ये दोनों टच कर रहे हैं एक दूसरे को। 2 solid sphere of same size, दोनों का साइज सेम है, मेटल के बने हुए हैं, दोनों एक दूसरे को टच करें। प्रूव दैट ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ देयर रेडियस। इनका जो भी रेडियस होगा बेटा, उनकी 4th पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इन दोनों के बीच में जो भी फोर्स आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, ये आपको प्रूव करके बताना है, ठीक है बच्चे। तो शुरुआत करें, देखो क्या है, पहले तो ये सच जरा कि जो दोनों के बीच का यहाँ का डिस्टेंस होगा, ये कितना आ गया 2r, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक r होगा इसका रेडियस, और इसका रेडियस भी r होगा। तो अब जो फोर्स आ गया बेटा मेरे पास में, फोर्स क्या आ गया Gm1 m2 अपॉन 2r इंटू होल स्क्वायर। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये तो डिवाइड में आ रहा है, यहाँ पे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और 4th पावर लिखा है, मीन्स ये जो फोर्स है ना, ये मुझे प्रूव करना है r पावर 4, ये प्रूव करना है। बट यहाँ तो सर कुछ गड़बड़ आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ से सिंप्लीफाई करने पे क्या है, Gm1 m2 अपॉन 4r स्क्वायर।
तो अब क्या कुछ ऐसा किया जाए सर अपना आंसर आ जाए। अब दोनों सेम मेटल के बने हुए हैं क्या बेटा, सेम साइज और मेटल के बने हुए हैं ना, तो इनका जो मास होगा, मास डेंसिटी का फॉर्मूला पता होगा ना आपको, डेंसिटी क्या होता है बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये जो डेंसिटी होता है ये क्या होता है बच्चे मेरा, मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये जो m1 m2 बराबर बराबर होंगे, पहले m1 निकाल लो, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या हो जाएगा स्फीयर का, 4/3 पाई r क्यूब। ऐसे जो दूसरा वाला मास का भी सेम सेम आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है दोनों मास सेम है। तो जो फोर्स आ रहा है वो देखो जरा, g इंटू रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो इंटू 4/3 पाई इंटू r क्यूब अपॉन 4r स्क्वायर। अब मुझे क्या करना है बेटा, ये कांस्टेंट 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 कांस्टेंट, ये सब कुछ छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट है क्या, जी तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मेटल है तो मेटल का डेंसिटी भी फिक्स हो जाएगा। तो यहां से फोर्स आ गया प्रोपोर्शनल टू r पावर 4। देखो ये 3 और 3 6 में से 2 हटाना जरा, 6 - 2 करोगे ना तो r पावर 4 हो जाएगा। तो आप लिख दोगे हेंस प्रूव, ठीक है, HP हेंस प्रूव, ठीक है। पता है ऐसा कुछ आप लोगों को बेटा, नोट कर लो जरा यहां तक की कहानी। तो क्वेश्चन आसान था बच्चे, अगर आप लोग ट्राई करोगे तो, और ट्राई नहीं करोगे तो कुछ ना है, ठीक है। तो ट्राई करना पड़ेगा बेटा। एक सिंगल फॉर्मूला दिया है यार मैंने आप लोगों को, एक सिंगल फॉर्मूला याद रखो, आज वाले लेक्चर का हर एक न्यूमेरिकल आप लोगों से सोल्व हो जाएगा। एक सिंगल फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए बस, g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, कहानी खत्म। अगर ये एक सिंगल फॉर्मूला याद है, आज वाले लेक्चर के जितने भी न्यूमेरिकल करूंगा सब में यही लगाऊंगा। बाकी उसके अलावा अगर कुछ लगाऊंगा तो बेसिक फिजिक्स जो अपन ने पहले पढ़ी हुई है, जैसे F बराबर m मैंने पिछले क्वेश्चन में लगाया था, यहाँ पे मैंने ये वाला लगाया, जिसे डेंसिटी वाला बेसिक फॉर्मूला है, बेसिक वाला ये आपको पता होना चाहिए। पिछले वाले में मैंने F बराबर m लगाया था, बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए। नया फॉर्मूला आया ओनली सिंगल फॉर्मूला, g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। आज वाले लेक्चर में सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न के चलेंगे, ठीक है। बाकी बेसिक फिजिक्स है, तो नोट करो जरा कहानी यहाँ तक की। तो ये ऐसे तो नहीं नोट कर लेते ना आप, इसको नोट मत करा करो, ठीक है ना, ये भी नोट करने की जरूरत नहीं है वैसे, ठीक है। चलो गायब कर दे सब कुछ, वीडियो पॉज करके सॉल्यूशन लिखना, क्वेश्चन लिखना। चलो क्वेश्चन आप लोगों ने लिख लिया होगा, अगला क्वेश्चन ला दें, आ जा, खुल जा सिम सिम, प्रकट हो जाओ। ये आ गए अगले क्वेश्चन भाई साहब आपके पास। तो क्या है देखो अगला, ए मास m, एक मास है m, कैपिटल M, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। ए मास कैपिटल M इज स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट में तोड़ दिया, एक पार्ट अलग दूसरा पार्ट अलग, 2 पार्ट में तोड़ दिया। अब क्या होगा, विच आर देन सेपरेटेड बाई ए सर्टेन डिस्टेंस d, दोनों के बीच का सेपरेशन स्मॉल d रख दिया। क्या पूछा है, व्हाट विल बी मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दी 2 पार्ट्स, वो जो 2 पार्ट होंगे उनके बीच में मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फोर्स कितना आ जाए, समझे। अब क्या है देखो, ये जो कैपिटल M है इसके 2 टुकड़े मैं ऐसे कुछ करूं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मैक्सिमम आ जाए। तो देखो क्या है, अच्छा आप लोग भी तो ट्राई करोगे यार, वीडियो पोस्ट करके सारे क्वेश्चन मुझे ही थोड़ी बताने हैं। सॉल्व करो जल्दी से, फटाफट सॉल्व करिए बेटा, वीडियो पोस्ट करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। सर हमारा वीडियो पोस्ट नहीं होता, हमारा लगातार आगे बढ़ता है, हमारा तो सर लगातार आगे बढ़ता है, हमारा वीडियो पोस्ट नहीं होता। वीडियो पोस्ट करो, सॉल्व करो यार, जल्दी फटाफट बेटा सॉल्व करना पड़ेगा। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, मतलब आप लोगों ने तो सॉल्व किया नहीं, मुझे तो करना ही पड़ेगा, मेरे पास आपके जैसा ऑप्शन नहीं है यार। तो सॉल्व करते हैं, देखो क्या है, ए मास कैपिटल M, मान लेता मैंने 2 मास, ये जो कैपिटल M मास है ना बेटा, ये कैपिटल M आ गया बड़ा सारा मास, इसके मैंने 2 पार्ट में तोड़ दिया, एक छोटू m1 साथ में एक छोटू m2, ऐसे 2 मास कर दिए मैंने। एक मास है अपना m1 है एक तो, और एक, अरे यार सही से लिखा जा भाई मेरे, m1 और m2, ठीक है। अब साथ में कंडीशन क्या है बेटा, ये जो मास बना है m1 m2 ये कैपिटल M से मिलके बना है, इसका मतलब स्मॉल m1 m2 बरोबर कैपिटल M आएगा क्या, एक इक्वेशन। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स आया, अब मैंने क्या किया, ये जो m1 है और ये जो m2 है दोनों के बीच का सेपरेशन मैंने कितना रखा है बच्चे, r। तो फोर्स क्या आ जाएगा मेरे पास, g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब मुझे क्या करना है, ये फोर्स को मैक्सिमम करना है क्या। ये फोर्स मैक्सिमम कब होगा बच्चे, ये फोर्स जब मैक्सिमम होगा कि जब m1 m2 का मल्टीप्लिकेशन मैक्सिमम हो, F विल बी मैक्सिमम
when m1 and m2 will be maximum। अब आप लोग याद करो, बहुत पुराने जमाने की बात है। सर कितना पुराना? अरे जब मैंने आपको बेसिक मैथ्स पढ़ाया था, बेसिक मैथ्स जब मैंने पढ़ाया था बेटा, याद करो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहां लिखता हूं। अगर मैंने लिखा था x प्लस वाई बरोबर 10 है, तो x इंटू वाई का मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए होता है, तो वो होता है 5 इंटू 5 25। हाँ सर याद आया ऐसा कुछ हमें, टिंग टिंग टिंग, याद आया क्या? अरे यार बेसिक मैथ्स डिफरेंशिएशन पढ़ाया था, तब मैंने बताया होगा x प्लस वाई 10 है तो x इंटू वाई का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? 5 इंटू 5 25। करके भी देख लो। तो वैसे ही यहां पे भी क्या है बेटा, ध्यान से सुनना, ये m1 और m2 दोनों का सम तो कांस्टेंट है, m1 प्लस m2 दोनों का सम तो कांस्टेंट है, और मुझे मल्टीप्लीकेशन मैक्सिमम चाहिए तो फोर्स मैक्सिमम होगा। तो m1 m2 का जो मैक्सिमम वैल्यू है, m1 इंटू m2 की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी मेरे पास बेटा, वो आएगी m/2 पे, m²/4। ठीक है, जब दोनों मास आधे आधे कर दिए गए हों तो अब आंसर आ जाएगा। अच्छा यहाँ डी लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो आप भी डी बोल लिख लेना, ये रहा ना डी। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्वेश्चन में। ठीक है, तो डी लिख देता हूं, यहाँ डी लिखा है तो यहाँ डी स्क्वायर कर दिया। ठीक है बेटा, अब मेरे पास जो फोर्स मैक्सिमम कितना आ गया बेटा, जो मैक्सिमम फोर्स है ना वो आ गया कितना, g m²/4 डिवाइड डी स्क्वायर। तो फाइनल जो आंसर आएगा अपने पास, कलर चेंज करता हूं, पता नहीं लग रहा कुछ, तो यहां जो मैक्सिमम फोर्स जो आएगा ना बेटा, ये आ गया अपने पास क्या, g m²/4 अपॉन डी स्क्वायर। तो आंसर आ गया अपने पास क्या, g m²/4 डी स्क्वायर। ये सब अपना आंसर हो गया क्वेश्चन का। नोट करो बेटा, जल्दी से नोट करो क्वेश्चन, फटाफट 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 से जल्दी से नोट कर डालो बच्चे। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको तभी होगा बेटा जब आपको ये वाला कॉन्सेप्ट पता हो। ये वाला कॉन्सेप्ट बेसिक मैथ्स का है, ये पता होगा ना आपको, तो डायरेक्ट आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। अच्छा, कोई बुक्स में आप इसका सॉल्यूशन देखोगे ना तो डिफरेंशिएशन करके दिया होता है, बट अपन डिफरेंशिएशन पे नहीं जा रहे हैं। अपने को जब ये रिजल्ट पता है तो क्यों मैं डिफरेंशिएशन से करूँ। ठीक है बेटा, आप कहीं सॉल्यूशन देखोगे इस क्वेश्चन का तो डिफरेंशिएशन से दिया होता है, और हमारे बच्चों को तो वैसे डिफरेंशिएशन से डर लगता है, तो हमें डायरेक्ट रिजल्ट पता है, डायरेक्ट आंसर आएगा। चलो गायब कर दे बेटा, सॉल्यूशन लिख लिया आप लोगों ने, सॉल्यूशन लिखो फटाफट से। गायब। सर आप तो फटाफट से क्वेश्चन लिख देते हो, फटाफट से सॉल्यूशन लिख देते हो, हम तो वीडियो पोस्ट करने में ही रह जाते हैं। कोई नहीं बेटा, करते रहो, वीडियो पोस्ट करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला क्वेश्चन लिखो जल्दी से, पहले वीडियो पोस्ट करो, क्वेश्चन लिखो। 2 स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ मास। अब जो 2 स्टेशनरी पार्टिकल हैं रुके हुए हैं, दोनों का मास क्या क्या दिया है आपको, देखो जरा। एक का मास m दे दिया, एक का मास 9m दे दिया। 2 स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ मासेस m एंड 9m आर एट ए डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस d दिया है। अ थर्ड पार्टिकल लाइन मतलब रखा हुआ है कहीं पे, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द पार्टिकल्स एक्सपीरियंस नो रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब उस पर कोई फोर्स नहीं आ रहा है। व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ दिस पार्टिकल फ्रॉम m, ये जो m होगा उस m से कितना दूरी पे होगा वो जो अननोन पार्टिकल रखा गया होगा। तो कुछ कुछ बच्चों को तो थोड़ा समझ आया होगा, और कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर ये क्या चल रहा है, ये हमें समझ नहीं आया। तो देखो बच्चा, मैं बोल रहा हूँ Gm1m2/r², एक ही फॉर्मूला याद रखना है बस। ठीक है, क्वेश्चन कितने ही करा दूंगा मैं, फॉर्मूला वही लगने वाला है आपका, सेम फॉर्मूला, बाकी क्वेश्चन आगे बढ़ते चले जाएंगे बच्चे अपने। ठीक है, तो चलो सोल्व करते हैं जरा। क्या है देखो क्वेश्चन, एक तो मास मान लिया मैंने, क्या ये तो आ गया m, और ये आ गया अपने पास बड़ा थोड़ा, ये जो बड़ा वाला मास है ये 9m है। ठीक है, और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है ये मान लिया कितना, d दिया है क्वेश्चन में। अब मुझे क्या करना है बच्चे, मुझे क्या करना है, आवाज रिकॉर्ड हो रही है क्या, देखो मुझे क्या करना है, एक थर्ड पार्टिकल रखना है। एक थर्ड पार्टिकल है, थर्ड पार्टिकल लाइंग ऑन द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द 2 पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये जो लाइन ज्वाइनिंग है ना दोनों के बीच में,
थर्ड पार्टिकल रखना है कहीं पे, तो थर्ड पार्टिकल का एक तो थर्ड पार्टिकल का मास नहीं दिया है बेटा, ठीक है, थर्ड पार्टिकल का मास नहीं दिया मतलब वो आएगा भी नहीं, वो कहीं ना कहीं गायब होने वाला है, ठीक है ना, इसलिए नहीं दिया होगा, ठीक है। चलो ये जो है थर्ड पार्टिकल यहाँ कहीं मैंने बीच में रख दिया, ये लाइन ज्वाइनिंग आ गई क्या दोनों की। अब जो थर्ड पार्टिकल होगा ना बेटा मैंने यहाँ मान लिया, अब थर्ड पार्टिकल का मास मुझे नहीं पता, मैंने स्मॉल m मान लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, ये जो m है ना, ये छोटू m है, इस पे क्या कर रहा होगा, ये m बोलेगा अरे इधर आ, तू किधर जाता है, इधर आ, ठीक है, और जितना फोर्स अब देखो क्या होगा ये जो m है ना, इस पे एक फोर्स इधर लगेगा, मान लो वो फोर्स मान लिया मैंने F1, तो यही सेम फोर्स इस पे इधर भी आएगा F1, और ये जो 9m है ये तो F1 किस किस के बीच का फोर्स आया, कैपिटल M और स्मॉल m। ये जो छोटू m जो थर्ड वाला पार्टिकल है ना, कैपिटल M बोलेगा इधर आ जा बेटा, कहाँ जा रहा है, अट्रैक्ट करेगा, ये कैपिटल M इसको अट्रैक्ट करेगा, इधर आएगा। ये 9m बोलेगा नहीं इधर आना पड़ेगा तुझे, दोनों की लड़ाई में बेचारा फंस जाएगा, कहीं नहीं जा पाएगा। इधर फोर्स आया F2, तो ये वाला फोर्स आया F2, और अगर मान लो क्वेश्चन में जैसा बोला है क्या, नो रिजल्टेंट फोर्स, वो जो अननोन पार्टिकल थर्ड पार्टिकल आया है ना, उस पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि F1 एंड F2 दोनों बराबर बराबर होने वाले हैं, तो F1 बराबर F2। यहां तक की कहानी समझ आई। अगर ये कहानी समझ आ गई हो बेटा यार, अब क्वेश्चन सोल्व कर लो, अब मैं सोल्व कर दूंगा, अब तो सोल्व हो जाना चाहिए यार, इतना आसान क्वेश्चन बचा है, अब कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं रहे। GM1 M2 अपॉन R स्क्वायर लगाना है, GM कैपिटल M अपॉन, अच्छा ये वाली डिस्टेंस मैंने x मान ली, यहां से लगा के यहां तक की डिस्टेंस अगर मैं x मान लेता हूं तो यहां से यहां बचेगा क्या, d माइनस x, ठीक है। तो G स्मॉल m कैपिटल M x स्क्वायर बरोबर G स्मॉल m 9m अपॉन d माइनस x होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो कौन कौन मारा जाएगा, कौन कौन मारा जाएगा, ये G से G मारा, छोटू m से छोटू m मारा, बड़ू m से बड़ू m मारा, कैपिटल, ठीक है। अरे स्क्वायर से स्क्वायर मत गायब कर दियो, क्या करें, ये d माइनस एक्स उधर चला गया, d माइनस एक्स अपॉन d होल स्क्वायर बरोबर 9, ठीक है बेटा, d माइनस एक्स अपॉन, ओ यार ये गड़बड़ कर दिया रे लाला, d माइनस एक्स अपॉन एक्स, ठीक है, d माइनस एक्स अपॉन एक्स होल स्क्वायर बरोबर 9, ये स्क्वायर उधर चला जाएगा तो क्या आ गया बेटा, d माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 9 का रूट लूंगा तो 3 आ गया क्या बेटा, ठीक है, 9 का रूट लूंगा तो क्या आ जाएगा 3। अब कुछ बच्चे मैथ्स वाले होंगे तो वो अपना दिमाग लगा सकते हैं, सर प्लस माइनस 3 आएगा ना, तो ले प्लस माइनस 3 ले ले, ठीक है। अब प्लस माइनस 3 में क्या करें, एक बार प्लस 3 ले लेते हैं और एक बार माइनस 3 लगा के आंसर निकाल लेते हैं, तो ये आ गया d माइनस एक्स इक्वल टू प्लस 3x, तो यहाँ से ये 4x आ गया और x का वैल्यू आ रहा है मेरे पास d/4, एक आंसर तो ये आया। और दूसरा आंसर जो लिखता हूँ मैं, अगर मैं d माइनस एक्स को मैं अगर माइनस एक्स का d माइनस एक्स को अगर मैं माइनस 3x लिख लेता हूँ बेटा, तो क्या आ जाएगा d इक्वल टू माइनस 2x, और x का वैल्यू आ रहा है माइनस d/2, जो कि नॉट पॉसिबल है। माइनस d/2 नॉट पॉसिबल क्यों है, ये माइनस का मतलब जो है ना वो अभी माइनस का मतलब ये इधर होगा और इधर तो पॉसिबल नहीं है, और ये अपना आंसर हो जाएगा, ये पॉसिबल है पॉजिटिव, तो आप तो डायरेक्ट प्लस लेके आंसर निकाल दिया करो डायरेक्ट, ठीक है। आप देखो कोई दिक्कत नहीं, आप तो जैसे ऐसी इक्वेशन आती है ना x स्क्वायर इक्वल टू 9, तो आप मैथ्स में तो x इक्वल टू प्लस माइनस 3 लिख देखो, ठीक है। अपन तो x इक्वल टू 3 से ही आंसर निकाल लेंगे और वही आंसर अपना आ भी रहा है, ठीक है ना। तो मैंने मैथ्स इसलिए लगाई ताकि कुछ बच्चों के दिमाग में आ जाती है ना, सर माइनस वाला होता तो क्या होता, अरे वो नॉट पॉसिबल आंसर है, इधर होता हो, ठीक है ना, इधर वाला आंसर पॉसिबल नहीं है बच्चे, ठीक है। नोट कर लो जरा यहाँ तक की कहानी नोट करो। देखो क्या था, 2 मास है, कैपिटल M 9m, देखो ग्रेविटेशनल फोर्स में नया कुछ नहीं पढ़ा, इवन मैंने ये फॉर्मूला GM1 M2 अपॉन R स्क्वायर वाला फॉर्मूला आपको न्यूटन लॉ में भी बता दिया था, ठीक है, याद है, वहां भी पढ़ चुके हैं बेटा अपन ये फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला,
ठीक है, बस उसका एप्लीकेशन नहीं बताया था, तो एप्लीकेशन आज वाले लेक्चर में पढ़ रहे हैं उस फॉर्मूले की। फिर आगे के चैप्टर की कहानी समझेंगे। छोटा सा चैप्टर है, चैप्टर छोटा सा है, और उस छोटे से चैप्टर में भी उसका थोड़ा सा पार्ट 11th में पढ़ रहे हैं और थोड़ा पार्ट 12th में पढ़ेंगे, मतलब थोड़ा थोड़ा 11th 12th में तो और छोटी कहानी हो जाती है इसकी। ठीक है, मैं वैसे इसको 12th में पढ़ाता हूँ, बट स्कूल की वजह से मुझे 11th में पढ़ाना पड़ रहा है, वरना हर जगह इसको जैसे कोटा वगैरह में हर एक इंस्टीट्यूट में, ज़्यादातर इंस्टीट्यूट में 12th में पढ़ाया जाता है। ठीक है, अपन बोर्ड के पर्पज से यहाँ पे पढ़ रहे हैं ताकि अपना बोर्ड का काम भी निकल जाए बेटा। ठीक है, चलो यहाँ तक की कहानी नोट करिए आपने। तो ये वाला आंसर नॉट पॉसिबल होगा क्योंकि ये इधर आएगा यहाँ पे कहीं, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता, तो ये आंसर नहीं होगा, तो ये वाला पॉसिबल आंसर आ गया अपना। नोट कर लो जल्दी से कहानी नोट करो बेटा जल्दी से। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं अपन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है देखो, गायब। वीडियो पॉज करके लिख लिया करो आप। हाँ, वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जो न्यूटन्स लॉ पढ़ रहे हैं ना, इसका वेक्टर फॉर्म क्या है? फोर्स है ना बेटा, फोर्स क्या है? आप लोगों को नहीं दिख रहा है तो देख सकते हो, क्या है बेटा? वेक्टर फॉर्म ऑफ, ये है अपने पास वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसका वेक्टर फॉर्म क्या है ये समझ लेते हैं जरा। ठीक है ना बच्चे, तो शुरू करते हैं जरा। मैं डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखना बच्चे। मान लो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक एक्स वाई, और यहाँ पे एक मास है मेरे पास, ये मास को नाम दे दिया m1, और यहाँ पे एक दूसरा मास है, इसको नाम दे दिया m2। ये वाले मास को नाम दे दिया मैंने क्या? m2। ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर मान लिया मैंने r2, इसका पोजीशन वेक्टर मान लिया मैंने r1। ठीक है, r1 r2 क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ मास m1 m2 विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। ये ओरिजिन पे आ रहे हैं यहाँ पे ना, ये 0 ओरिजिन है। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू। अब क्या कर रहा हूँ बेटा, मैं फोर्स निकाल रहा हूँ कोई भी मास पे। जैसे मान लो, ध्यान से सुनना बेटा है ना, यहाँ से थोड़ा मैनिपुलेट करने वाली चीजें हैं। जैसे ये वाला जो फोर्स है ना, इस m1 पे इधर फोर्स लग रहा होगा, इस फोर्स को नाम दे रहा हूं मैं F12। F12 का मतलब क्या है? फोर्स ऑन मास m1 ड्यू टू मास m2। ऐसे ये वाला जो मास होगा ना बेटा, इस पे जो फोर्स आ रहा है ना, इसको नाम दे दिया अपन ने क्या? F21। क्लियर है? F21। ठीक है, F21 का मतलब फोर्स ऑन मास 2 ड्यू टू मास m1। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे क्या क्या है देखो। सबसे पहले R1 R2 के बारे में लिख देता हूँ। R1 एंड R2 आर पोजीशन वेक्टर ऑफ मास m1 एंड m2 विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन के रेस्पेक्ट में विद रेस्पेक्ट ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर आ गया। F12 को क्या नाम दे रहा हूं? F12 को नाम दे रहे हैं फोर्स ऑन मास m1 ड्यू टू मास m2 वाला जो मास है ना बेटा, उसके कारण फोर्स आ रहा है 1 पे, मीन्स अट्रैक्शन फोर्स है। ठीक है, ऐसे F21 का नाम मैं नहीं लिख रहा हूं, F21 का भी लिखोगे ना तो F21 क्या हो जाएगा? फोर्स ऑन मास m2 ड्यू टू मास m1। ठीक है बच्चे, यहां तक की कहानी आप सबको समझ आएगी। अब ये फोर्स लग किधर रहा है? अच्छा, ये पोजीशन वेक्टर को क्या बोलते हैं अपन? ये वाला पोजीशन वेक्टर आपको पता है? ये वाले पोजीशन वेक्टर को नाम देते हैं अपन R12। याद है? ये वाले पोजीशन वेक्टर को नाम देते हैं R12। अब जिसको पता लग रहा है सर ये तो हमें बताया नहीं आप लोगों ने, तो बताता हूं मैं, देखो कैसे। ओ हो ये समस्या है। ये वाला जो ये वेक्टर है ना बेटा, इसको मैं अननोन एक्स वेक्टर नाम दे रहा हूं, अननोन एक्स वेक्टर। तो ये वाला जो ट्राइंगल है ना बेटा, इसमें ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाए, तो R2 प्लस अननोन एक्स वेक्टर बरोबर R1 वेक्टर। तो एक्स वेक्टर क्या आ गया? R1 माइनस R2, इसको लिखा जा सकता है R12। आपको डायरेक्ट नहीं पता तो ऐसे निकाल लेना,
ये जो x का वैल्यू आ गया ना, ये क्या आ गया अपने पास, R12 आ गया, ठीक है ना। ठीक है, x का वैल्यू क्या आ गया, R12। R12 बोले तो R12 क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ मास m1 विद रेस्पेक्ट टू 2। तो R12 लिख देता हूं मैं जरा, क्या R12 है पोजीशन वेक्टर ऑफ मास m1 विद रेस्पेक्ट टू मास m2। ठीक है बेटा, यहां तक की कहानी लिखो जल्दी से। अब अगर आप देखोगे ना बेटा, ये जो फोर्स लग रहा है F12 फोर्स इधर लग रहा है क्या, F12 जो मास m1 पे जो फोर्स आ रहा था, क्या ये F12 का जो डायरेक्शन है, F12 का डायरेक्शन x वेक्टर R12 के जैसा ही है, अपोजिट है। X12 का जो डायरेक्शन है, सॉरी F12 का जो डायरेक्शन है वो R12 से अपोजिट आ रहा है क्या, R12 तो उधर आ रहा है और F12 इधर आ रहा है। ठीक है, इसलिए मैं जो फोर्स लिखूंगा अभी वहां पे देखना किस टाइप से लिखता हूं, एक माइनस लिखूंगा। ठीक है, F12 जो लिखूंगा ना बेटा, मैं लिख के बताऊं क्या, एक तो ये बड़ी मुसीबत है यार, थोड़ा सा मिटाना चाहूं तो सब कुछ मिट जाए, वार है। तो यहां तक की कहानी लिखूं, यहां तक की कहानी लिखने के बाद अब मैं लिखूंगा यहां पे बेटा F12 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा क्या, Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर इंटू माइनस R12 वेक्टर, या R12 वेक्टर नहीं, R12 कैप, ये इस टाइप से। R क्या हो गया, यहां पे भी चाहो तो R12 लिख दो। एक काम करो ना, आप यहां तक की कहानी लिखो पहले यार, मैं तो कंफ्यूज हो गया यहाँ। ठीक है, यहां तक की कहानी लिखो, इसको जाने देते हैं, टिंग गया, फिर वो मिट गया, ए राम रे। R12 यहां तक की कहानी लिखो, यहां तक की कहानी लिखो, फिर मैं फोर्स लिखता हूं बेटा। ठीक है, चलो लिख लिया, वीडियो पॉज करो जल्दी से, यहां तक लिखो, वीडियो पॉज करके यहां तक लिखो, धीरे 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 धीरे, गायब गायब, धीरे 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 धीरे, मिटा, थोड़ा सा मिटा, चलो बच गया। ये डायग्राम को रखना चाह रहा था मैं ना। तो अब देखो बेटा, अगर मैं F12 लिखना चाहूं, F12 क्या लिखेंगे अपन, Gm1 m2 अपॉन R12 स्क्वायर इंटू R12 कैप, और साथ में हम माइनस लिखना है। माइनस इसलिए लिख रहा हूं बेटा, आपको पता है ना ये x वेक्टर का वैल्यू कितना आया था, x वेक्टर जो आया है R12 आया है, मतलब R12 वेक्टर इस डायरेक्शन में है, F12 इधर है, इसलिए मैंने माइनस लगा दिया। ठीक है, तो ये जो वेक्टर फॉर्म निकल के आई मेरे पास F12, इस चाहो तो इस माइनस को यहां शिफ्ट कर सकते हो, माइनस Gm1 m2 अपॉन R12 स्क्वायर R12 कैप। ठीक है, ये माइनस का मतलब क्या है, इसका जो इस माइनस का मतलब ये है बेटा, ये F12 का डायरेक्शन R12 की जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, इस माइनस का मतलब ये है, गायब गायब, नीचे से, ये कुछ नहीं बिगड़ा। ठीक है बेटा, तो ये वेक्टर फॉर्म याद कर लेना आप लोग। ऐसे ही अगर सेम पैटर्न पे मैं F21 लिखना चाहूं बेटा, तो F21 क्या आ जाएगा, माइनस Gm2 m1 R21 स्क्वायर R21 कैप, यह आ गया वेक्टर फॉर्म में। ठीक है बेटा, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी। ठीक है, अब ये जो है ना, ये यूनिट वेक्टर की कहानी आपको पता होगी। यूनिट वेक्टर को क्या लिखा जा सकता है, यूनिट वेक्टर को लिखा जा सकता है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक है, पहले यहां तक लिखो, यहां तक लिखो जरा, यहां तक लिखो बेटा जल्दी से, यहां तक लिखो। मेरे पास स्पेस नहीं है और ये डायग्राम में बचाना चाह रहा हूं। ठीक है, डायग्राम में बचाना चाह रहा हूं और स्पेस है नहीं, स्पेसियस लिख दिया मैंने ज्यादा ही, चलो गया। एक पैटर्न और लिखा हो सकता है, उसमें क्या होगा देखो, ये माइनस तो यहां आ गया, अब पूरा गायब भी करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, देखो एक और पैटर्न क्या लिखा जा सकता है बेटा, F12 जो अपन ने लिखा ना, माइनस Gm1 m2 अपॉन R12 स्क्वायर R12 कैप। अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा, ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो ऐसे में R12 कैप की जगह क्या लिख सकता हूं, ये जो R12 कैप आया ना, इसकी जगह ऐसे लिखा जा सकता है R12 वेक्टर अपॉन R12 का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ F12 का एक फॉर्मेट और क्या आ गया, F12 माइनस Gm1 m2 अपॉन, यहाँ R12 क्यूब हो जाएगा बेटा,
और यहाँ R12 वेक्टर हो जाएगा। रटना कुछ नहीं है, रटना तो अपने को एक सिंगल फॉर्मूला ही है, बस एक सिंगल फॉर्मूला ही याद रखना है बस अपने को, वो है F इक्वल टू GM1M2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है बेटा, एक ही सिंगल फॉर्मूला याद रखना है, क्या? F इक्वल टू GM1M2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, बाकी पूरी कहानी आप लोगों ने लिख ली होगी है। फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म पे मैंने ध्यान रखने के लिए आपको ये फॉर्मूला, चाहो तो वेक्टर फॉर्म में ये एक पैटर्न याद रख सकते हो आप लोग, एक। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है, यहाँ 1 2 लिखा है तो यहाँ 1 2 1 2 1 2, बाकी फॉर्मूला एज इट इज माइनस GM1M2 अपॉन R स्क्वायर। माइनस क्या डिनोट करता है? माइनस एक तो फिजिकल सिग्निफिकेंस देखो तो उसका मतलब माइनस का क्या है कि वो अट्रैक्शन नेचर का है, और यहाँ मैथमेटिकली देखा जाए तो उस माइनस का मतलब ये है कि जो फोर्स होगा F12 वो R12 की अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। R12 उधर है, F12 इधर है बेटा। क्लियर है? कहानी नोट कर लो जरा, वेक्टर फॉर्म न्यूटन्स लॉ नोट करो जल्दी से बेटा, थोड़ा ज्यादा हो गया इसमें। ठीक है, नोट कर लो बच्चे। चलो गायब कर दें, गायब। डायग्राम एक ही बार बनाना ही है, डायग्राम को मैंने यही रखा था कि फील आता रहे आपको बार बार। चलो गायब। नेक्स्ट, रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मास m0। ऑन मास m0 कर लेना यहाँ पे, ऑन मास m0 मास है मान लो कोई भी, तो उस पर रिजल्टेंट फोर्स कैसे लिखना है। अब इस m0 पे बहुत सारे फोर्स लग रहे होंगे। ठीक है, जैसे मान लो यहां पे कोई ये मास m0 आ गया, ये वाला मास m0 आ गया। ठीक है, अब इसके अलावा मान लो एक मास यहाँ पे है, ये मास आ गया m1। अब इस मास का इधर फोर्स आएगा, मैं इधर वाला फोर्स बता रहा हूँ, ये वाला फोर्स आएगा F01। F01 का मतलब क्या है? m0 पे लगाया किसने, और ये इधर भी लग रहा होगा F01, और ये इधर वाला फोर्स आ गया बेटा F01, इधर भी आ गया F01। ये m1 मास ने लगाया क्या? अब दूसरा वाला मास लेके आते हैं, मान लेते हैं दूसरा मास यहाँ पे कहीं रखा है, जरूरी नहीं यहाँ रखा हो, यहाँ भी हो सकता है यहाँ रखा हो दूसरा वाला मास m2, और इस पे इधर फोर्स आएगा F02, और इस पे इधर फोर्स आ जाएगा क्या? F0, इधर फोर्स आ गया F02। तीसरा मास मान लो यहाँ पे कहीं रखा है, इधर यहाँ लिख देता हूँ, इधर लिख दिया तीसरा मास M3, इस पे इधर फोर्स आएगा, इस पे इधर फोर्स आएगा ऊपर, ये क्या आ जाएगा F03, और ये आ गया F03। ठीक है, ये मास अपना m0 आ गया। ठीक है, ये m0 पर अलग अलग फोर्स बता दिए। तो नेट फोर्स क्या आ जाएगा? तो नेट फोर्स क्या लिखूंगा बेटा? रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स? तो नेट फोर्स लिख दूंगा मैं क्या? F01 होल स्क्वायर, F01 वेक्टर, F02 वेक्टर, F03 वेक्टर। ठीक है, और वेक्टर फॉर्म अभी आप लोगों ने देखा है क्या बेटा? वेक्टर फॉर्म आप लोगों ने अभी देखा है क्या? F01 का फॉर्मूला क्या लिख दूंगा? माइनस जी m0 m1 अपॉन R01 स्क्वायर R01 कैप, प्लस यहां पे जो दूसरा आ जाएगा, ये तो एक फोर्स आया क्या? एक फोर्स तो ये आ गया, दूसरा क्या आ जाएगा? माइनस जी m0 m2 अपॉन R02 स्क्वायर R02 स्क्वायर R02 कैप। ऐसे तीसरा वाला भी लिख दूंगा क्या? और यही आंसर हो गया। मल्टीपल फोर्सेस के केस में क्या करना है? सभी का आंसर ऐसे ऐड कर देना है। ठीक है, ये तो अपन ने कैसे ऐड किया बेटा? ये तो कैसे ऐड किया अपन ने? पूरा प्रॉपर वेक्टर एडिशन कर कुरा के। कभी कभी क्या होगा, डायरेक्ट पता लग रहा हो, जैसे भी एक क्वेश्चन अपन ने किया था ना, एक फोर्स इधर आ रहा था, एक फोर्स इधर आ रहा था, F1 आ रहा था इधर और F2 आ रहा था, और क्वेश्चन में दिया था रिजल्टेंट फोर्स 0 है, रिजल्टेंट फोर्स 0 है तो F1 बराबर F2 होगा। ये वाला 8 है ना, तो ये वाला भी 8 होगा, तो रिजल्टेंट 0 आ गया। अब मान लो ये वाला 18 आ जाए, ये वाला 18 आ जाए और ये वाला 8 आ जाए, तो ऐसी सिचुएशन में तो मैं डायरेक्ट ऐड कर दूंगा ना, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा 18 और 8 का, वो 10 आ जाएगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, क्लियर है? और आई कैप जे कैप की फॉर्म में होगा तो वैसे भी ऐड कर देते हैं। तो कभी कभी अपन डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं बेटा, जहां पे मुझे डायरेक्ट पता लग रहा हो तो डायरेक्ट ऐड कर देना है। ये सेम डायरेक्शन वाले हो या अपोजिट डायरेक्शन वाले हो तो वो तो डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं अपन। तो ये मैंने नेट फोर्स निकाल लिया। मान लो ज्यादा फोर्स लग रहा हो ना, m0 पे ज्यादा फोर्स लग रहे हैं, तो अपन ने ज्यादा फोर्स भी बता दिए। नोट करो जरा यहां तक की कहानी। जैसे मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ, यहाँ तक लिख लिया होगा आपने वीडियो पोस्ट करके, लिखो जल्दी से। जैसे मान लो बेटा यहाँ पे
जैसे मान लो यहाँ पे मेरे पास ये 3 kg का मास आ गया, इस पे एक फोर्स इधर लग रहा है 3 न्यूटन का और एक फोर्स इधर लग रहा है 4 न्यूटन का। क्या मैं दोनों का रिजल्टेंट ऐड करके 5 न्यूटन नहीं निकाल सकता? ये रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? 5 न्यूटन आ गया। ठीक है, तो रिजल्टेंट आ गया 5 न्यूटन। ये फोर्स किसी मास ने लगाया होगा, यहाँ हो रखो, ये वाला फोर्स इधर किसी मास ने लगाया होगा। मान लो यहाँ पे एक मास रखा है 2 kg का, इस पे एक फोर्स इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है। मान लो इधर वाला 10 न्यूटन है, इधर वाला 6 न्यूटन है, इधर वाला 3 न्यूटन है। तो क्या करोगे, ये 10 और ये 6 का रिजल्टेंट इधर नीचे कितना आ जाएगा? 4, और फिर इन दोनों का रिजल्टेंट निकालूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 5। मुझे डायरेक्ट आता है। ठीक है, इतना तो वेक्टर में समझा ही है ना बेटा अपन ने, वेक्टर एडिशन करना आता है ना। अगर मान लो बाई चांस ऐसा ना हो तो क्या होगा? फिर कंपोनेंट कर लो। जैसे मान लो यहाँ पे दिया है एक फोर्स इधर दे दिया 3 न्यूटन और एक फोर्स इधर दे दिया 10 न्यूटन, एक फोर्स इधर दे दिया 10 न्यूटन। इनको ऐड करना हो मुझे, ये एंगल दिया है 37 डिग्री, तो मैं क्या करूंगा बेटा, ये 10 के कंपोनेंट कर लो। ये कंपोनेंट आ गया 10 cos 37, ये एंगल 37 मान लेना। ये वाला कंपोनेंट आ गया 10 sin 37, और sin 37 का वैल्यू आपको पता होगा, ये 8 आ गया। तो अब इन दोनों का ऐड करूंगा ना, ये 8 ये वाला फोर्स 10 के 2 कंपोनेंट करें तो अब रिजल्टेंट क्या बचेगा? इधर वाला 3 तो एज इट इज है और इधर 6 एज इट इज है। नहीं, अब क्या करूंगा, ये वाला जो ब्लॉक है ना, इधर वाला 6 तो एज इट इज है, इधर ये 8 में से 3 गया तो इधर 5 आ गया। अब इन दोनों को ऐड कर लो जरा, वेक्टर एडिशन, सिंपल वेक्टर एडिशन है। ठीक है, तो आपको पता है क्या, जो फोर्स है, फोर्स क्या है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स जो है अपना वो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर एडिशन आपको आता है अच्छे से। नोट कर लो जरा यहाँ तक। अच्छा, नोट नहीं करना है इसको, तो पूरा पहले नोट ही कर चुके हो आप लोग। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा क्या है। 3 masses, 3 मास दिए गए हैं। 3 masses each equal to m are 3 corner of square of side है। Calculate force of attraction on unit mass of 4th corner। चलो अच्छा समझते हैं जरा क्या है बेटा। क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन आसान है, समझा देता हूं। अच्छा आप लोग ट्राई करोगे क्या? पहले क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर देता हूं, आप ट्राई करना। 3 मास है और तीनों का मास कैपिटल M कंसीडर कर लेना है, और तीनों मास कहाँ रखे हैं? एक स्क्वायर है और उसकी साइड क्या दिया है क्वेश्चन में? A। ये स्क्वायर की साइड A है, ये A आ गई। इस पे 3 मास रखे हैं, एक मास यहाँ मान लिया, मान लो एक यहाँ मान लिया और एक यहाँ मान लिया। ये तीनों मास का क्या आ गया? कैपिटल M, कैपिटल M, कैपिटल M। क्वेश्चन में यही लिखा है, देखो जरा आप ध्यान से। 3 masses each mass M are placed at the 3 corner of side A। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन यूनिट मास। यूनिट मास मतलब 1 मान लेना, 1 kg। ठीक है, एट द 4th कॉर्नर, ये वाला जो है ना 4th कॉर्नर, यहाँ मैंने कितना मास मान लिया बेटा? 1 kg। अब इस 1 kg पे कितना फोर्स लग रहा होगा ये पता करना है आपको। ठीक है, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन यूनिट मास एट द 4th कॉर्नर। ठीक है, ये जो 3 कॉर्नर पे तो कैपिटल M हो गए। अब ये 1 kg को क्या होगा बेटा? ये वाला भी अट्रैक्शन करेगा, ये वाला भी अट्रैक्शन करेगा, ये वाला भी अट्रैक्शन करेगा, तो उन सभी का रिजल्टेंट बता देना आपको कितना होगा। तो ट्राई करो जरा, रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा, ट्राई करो जरा। चलो सोल्व करता हूं। एक तो इस पे, एक तो अट्रैक्शन फोर्स इधर लगेगा, वो कितना आ जाएगा बेटा? GM × 1A²। एक तो ये आ गया, एक ऊपर लगेगा बेटा GM1A²। ठीक है, ये इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। एक फोर्स इधर लगेगा, वो कितना आ जाएगा बेटा? G, अच्छा कैपिटल M आएगा सब जगह। ठीक है, G कैपिटल M 1A², G कैपिटल M 1A², G कैपिटल M 1। अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस A नहीं है, A के अलावा कुछ और है, तो कितना है बेटा? चेक करो जरा। डायगोनल है तो √2A होगा क्या? तो यहां लिख दिया मैंने क्या? अपॉन √2A होल स्क्वायर। ये ऐसा फोर्स आ गया। तो ये 3 फोर्स आ गए क्या? अब तीनों का रिजल्टेंट निकाल लो जरा। ठीक है, √2A का स्क्वायर कर दिया तो नेट फोर्स आ जाएगा यहाँ पे। तो नेट फोर्स अगर देखा जाए ना बेटा, तो 2 तरीके से निकाल सकते हो आप। अगर आई कैप जे कैप की फॉर्म में निकालोगे, आई कैप जे कैप की फॉर्म में निकालोगे तो ये आई कैप लिख दिया, जे कैप लिख दिया, इसके भी कंपोनेंट करके लिख लेना। ठीक है, तो या फिर आप एक और काम कर सकते हो क्या, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो भी इसी डायरेक्शन में आएगा। ठीक है ना, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो भी यही डायरेक्शन में आने वाला है। क्यों आने वाला है? देखो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालता हूं मैं। एक तो ये रहा और एक ये रहा। ये जो 2 फोर्स बनाए ना मैंने, ये वाला और ये वाला फोर्स है G कैपिटल M
अपॉन ए स्क्वायर, जी कैपिटल एम अपॉन ए स्क्वायर। ये दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट आएगा, ये फोर्स बराबर बराबर है, ये इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है, बराबर बराबर फोर्स है तो ये एंगल 45 डिग्री हो जाएगा, और ये जो रिजल्टेंट आएगा √2 जी कैपिटल एम अपॉन ए स्क्वायर। तो यही डायरेक्शन में तो ये वाला फोर्स भी आ रहा है ना, ये वाला जो फोर्स है ना, ये वाला जो फोर्स है बेटा, ये वाला फोर्स इस डायरेक्शन में, यही फोर्स यहाँ इसी डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि ये वाला एंगल भी 45 डिग्री होगा, ठीक है। तो यही डायरेक्शन में एक और फोर्स है, वो कितना है, जी एम अपॉन 2a स्क्वायर, ठीक है ना। 2 इस √2 का स्क्वायर करेंगे ना, तो अपने पास जो नेट आंसर आ गया ना, वो कितना आ गया बेटा, जी एम अपॉन 2a स्क्वायर प्लस √2 जी एम अपॉन a स्क्वायर। ये नेट आंसर आ गया, नेट फोर्स का जो आंसर आ गया, ठीक है। ये नेट फोर्स का अपने पास आंसर आ गया, ठीक है। डायरेक्शन अगर पूछा जाए बेटा, ये तो मैंने मैग्नीट्यूड निकाला, डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये डायगोनल के अलोंग इधर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नोट कर लो जरा बच्चों, आप लोगों को समझ आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन अगले लेक्चर में और करेंगे अपन, ठीक है। इस टाइप के और भी क्वेश्चन अपन अगले लेक्चर में करने वाले हैं, ये सेम पैटर्न के क्वेश्चन अगले लेक्चर में और करेंगे, तो और चीजें क्लियर हो जाएगी। और इसका मैं ये जैसे ये √2 कैसे लिखा, उसका मतलब अगर आपको समझ आ गया हो तो ठीक है, नहीं तो अगले लेक्चर में समझ लेंगे किस टाइप से ये होने वाला है, ठीक है ना, किस टाइप से √2 आ गया। आपको पता ही होगा ना, ये स्क्वायर बन गया तो ये साइड अगर x है, ये साइड x है, तो ये √2x हो जाएगी, ठीक है ना। स्क्वायर में √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab साइन थीटा कोस थीटा लिखते थे ना, तो कोस 90 हो जाएगा ना। ये जो दोनों ग्रीन वाले फोर्स आ रहे हैं इक्वल, इन दोनों के बीच में एंगल 90, तो √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो √2ab, ठीक है बेटा। तो आज वाला लेक्चर यही क्लोज कर रहा हूं। मैंने ग्रेविटेशन के कुछ फॉर्मूला सिखाए है, कुछ न्यूमेरिकल्स करे हैं। अगले लेक्चर में भी यही कंटिन्यू आगे बढ़ने वाला है बच्चों, ठीक है। तो लेक्चर क्लोज करते हैं, ध्यान से पढ़ो, नोट्स प्रॉपर्ली बनाने हैं। पीपीटी में आपको नहीं दूंगा किसी भी हाल में, ठीक है, ध्यान रखना, पीपीटी नहीं देने वाला हूं मैं, ठीक है, वरना आप नोट्स नहीं बनाओगे फिर, ठीक है। तो मैं चाहता हूं आप लोग नोट्स बनाओ प्रॉपर्ली, इसलिए आपको पीपीटी नहीं मिलेगी, ध्यान रख लेना, ठीक है बेटा। तो लेक्चर क्लोज करते हैं, थैंक यू।